आज हम इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट टाइप के रोटर्स के बारे में जानेंगे। इस रोटर के बेस पे ही इंडक्शन मोटर के 3 टाइप होते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इनके रोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने के पहले हमको उनकी टॉर्क की इक्वेशन जानना जरूरी है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि वो रोटर की डिज़ाइन जो है वो अलग अलग कैसे होती है। तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है जो रोटर पे लगाया जाता है। रोटर के द्वारा जो भी हमारा प्रिंसिपल है जिसके बेस पर रोटर मूव करता है, तो उस जो टर्निंग इफेक्ट है शाफ्ट पे आने वाला, उसी को हम टॉर्क बोलते हैं। और इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो I2 ∅1 और cos ∅2 पर डिपेंड करता है। इसमें एक डिनोट करने का तरीका है, यदि 1 लिखा है तो हम स्टेटर समझेंगे और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो उसको हम रोटर समझेंगे। तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो रोटर में बहने वाले करंट और स्टेटर में बनने वाले फ्लक्स और cos ∅2 मतलब जो होता है आपका जो एंगल है ना, cos ∅ मतलब आपका पावर फैक्टर है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब चीज़ें। अगला जो टर्म है हमारा शॉर्ट स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क मतलब क्या होता है, जब भी कोई मशीन होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, स्टार्ट होती है, तो स्टार्टिंग के समय पे उसमें अधिक टॉर्क लगता है। लगभग 5 से 6 गुना टॉर्क जो रहता है वो स्टार्टिंग में कोई भी मशीन जो होती है उसको रिक्वायर्ड होता है। जब भी कोई भी मशीन हो, चाहे वो डीसी मशीन हो, एसी मशीन हो, जब भी वो स्टार्ट होती है तो नॉर्मल रनिंग स्पीड में जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है उसकी अपेक्षा स्टार्टिंग के समय पे जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है वह अधिक होती है। इसलिए जब मोटर को स्टार्ट करना होता है विथ लोड या विदाउट लोड, तब हमको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होता है जिससे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिले, और एक बार मोटर के स्टार्ट हो जाने के बाद में फिर जो है जो टॉर्क है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो रनिंग टॉर्क जो होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क से कम होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोटर एट लोड और नो लोड। स्टार्टिंग के समय जो भी टॉर्क चाहिए, चाहे वो लोडेड कंडीशन में हो या विदाउट लोड कंडीशन में हो, उसको स्टार्टिंग टॉर्क बोलेंगे। और स्टार्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला है डेराइव करने के बाद में आता है कि V² R2 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो इसमें ये टर्म जो है V2 और R2 है ना, तो इसमें ये समझेंगे आप कि V जो है वोल्टेज है, सप्लाई दी जाने वाली जो सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज है वो है। R2 जो है वो रोटर का रेजिस्टेंस है और X जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रोटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक रनिंग टॉर्क जो होता है तो वो जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क से कम होता है। जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाए तब उसके बाद में जो टॉर्क है उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये कहलाता है हमारा रनिंग टॉर्क, जिसको डेराइव करने के बाद में उसकी जो फॉर्मूला है वो आता है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, S जो है वो स्लिप है, E2 का स्क्वायर। तो रोटर EMF एट रनिंग कंडीशन, रोटर का जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो रनिंग कंडीशन में, R2 रोटर का रेजिस्टेंस पर फेज, और X जो होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है पर फेज। हमेशा मोटर में रेजिस्टेंस इंडक्टेंस वो पर फेज में डिनोट किए जाते हैं। साथ ही जब फ्लक्स की बात होती है तब पर पोल फ्लक्स जो है उसमें डिनोट किया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों में हमको ये देखने की वाली बात है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये R2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। R2 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो उसमें हाई रेजिस्टेंस जितना होगा उतना ही अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होगा। मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए उसके रोटर का रेजिस्टेंस अधिक से अधिक होना चाहिए। साथ ही X2 आप देख रहे हैं, X2 के नीचे है तो न्यूमरेटर में वैल्यू अधिक से अधिक होनी चाहिए और जो भी डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कम से कम होगी। तो ये यहाँ की वैल्यू जो है अधिक से अधिक होगी। तो यहाँ X2 जो है वो उसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। मतलब हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क यदि हमको अधिक प्राप्त करना है
तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक से अधिक होना चाहिए और रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो कम से कम होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में टीएस की वैल्यू अधिक हो जाएगी और हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। रनिंग टॉर्क के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होना चाहिए और रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो अधिक से अधिक होना चाहिए। तो इन दोनों फार्मूले से हमको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इससे ही हम रोटर के बारे में समझेंगे कि अलग अलग टाइप के रोटर के कंस्ट्रक्शन में इन फार्मूलास का क्या उपयोग होता है और कैसे उसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है। तो रोटर के कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हमने देखा टॉर्क की इक्वेशंस। टॉर्क की इक्वेशन में हमने देखा स्टार्टिंग टॉर्क जो रहता है तो वो रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रोटर का रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा स्टार्टिंग टॉर्क उतना अधिक होगा और उसका रिएक्टेंस जितना कम होगा उतना ही अधिक हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होगा। साथ ही रनिंग कंडीशन जो होती है, रनिंग जो टॉर्क होता है वो उसमें जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है कि उसमें जो है रोटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए जबकि रोटर का रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब एक टर्म है हमारी स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है कि जैसे ही स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई देते हैं और उसकी जो वाइंडिंग्स होती हैं वो 120 डिग्री फेज शिफ्ट होती हैं और दी जाने वाली सप्लाई भी एवरी फेज जो रहता है उसका UVW उसमें भी 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तो ये दोनों कंडीशन जब फॉलो होती हैं, वाइंडिंग जो होती है 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे रखी जाती हैं स्टेटर के अंदर और दिया जाने वाला जो करंट है हमारा उसमें भी फेज का डिफरेंस जो होता है एवरी फेज में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो RMF बनता है। RMF बनता है मतलब घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वह सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, उसका फॉर्मूला है 120 F1P। तो मतलब F जहाँ पे फ्रिक्वेंसी है और P जो है नंबर ऑफ पोल्स है मशीन के। तो स्टेटर के द्वारा 120 F1P से फार्मूला से जो भी सिंक्रोनस स्पीड निकलेगी उतनी स्पीड से वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घूमना स्टार्ट करता है। अब जब वो घूमना स्टार्ट करता है, माना कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि स्टेटर के अंदर घूमना स्टार्ट कर रहा है और रोटर जो है इसके अंदर हम रखते हैं, तो स्टार्टिंग में तो रोटर की स्पीड 0 रहेगी और हमारा जो RMF है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है जिसको हम NS बोलते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड पर वो घूम रहा है तेजी से, तो इसके अंदर EMF को इंड्यूस करेगा और इसको EMF जो है इंड्यूस होने का कारण क्या है, इन दोनों के बीच की जो स्पीड का डिफरेंस है, जो रिलेटिव मोशन है इसके बीच का, तो वही जो है इसका अंदर जो है EMF इंड्यूस होने का, रोटर के अंदर EMF इंड्यूस होने का कॉज है। और लेंज लॉ बोलता है कि जो EMF इंड्यूस होता है वो अपने ही कॉज का विरोध करता है। तो ये इसके बीच के डिफरेंस जो है, स्पीड का डिफरेंस है, उसका विरोध करेगा। तो स्टार्टिंग में तो इसकी स्पीड 0 है, इसकी स्पीड NS है। तो यदि NS में से यदि NR घटा दिया जाए तो केवल स्पीड जो बचेगी वो कहलाएगी हमारी स्पीड का डिफरेंस जो सबसे अधिक होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये 0 है और ये अपनी फुल स्पीड पे घूम रहा है। तो ये NS जो है ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसको एक बार यदि हमने मशीन को डिजाइन कर दिया, नंबर ऑफ पोल्स और इसमें दी जाने वाली फ्रिक्वेंसी यदि हमने फिक्स कर दी है, तो इसमें घूमने वाला फ्लक्स जो है, जिसमें जो घूमने वाला फ्लक्स है RMF, वो तो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन रोटर को अपने कॉज जिसके कारण ये EMF प्रोड्यूस हुआ है उसको कम करने की वो कोशिश करेगा। तो कोशिश करने के लिए इसको भी घूमना पड़ेगा और इस NS को कैच करना पड़ेगा जिससे इसके बीच का डिफरेंस जो है वो कम से कम हो जाए। तो ये घूमना स्टार्ट करेगा और यहीं से इसको फोर्स मिलता है घूमने के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट जो है, इसके कारण क्या होगा, रोटर घूमना स्टार्ट करेगा। तो ये घूमेगा और NS को कैच करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कभी भी NS को कैच नहीं कर पाएगा। यदि ये किसी कंडीशन में NS को कैच कर लेता तो उसमें क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस 0 हो जाता और फिर फैराडे का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इस कारण से रोटर में EMF इंड्यूस नहीं होगा और इसमें करंट ना आने के कारण कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहने वाला करंट ही है जो उसके टॉर्क को मतलब जनरेट करता है, टॉर्क बनाता है। और वो करंट यदि 0 हो जाएगा तो टॉर्क भी नहीं बनेगा, तो फिर रोटर घूमेगा नहीं। तो ये हमेशा कोशिश करता है NS को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कभी भी ये इसको प्राप्त नहीं कर पाता है। हमेशा इसकी स्पीड जो होती है वो NS से कम होती है और जितना डिफरेंस बचता है उसी को हम बोलते हैं स्लिप। तो NS माइनस NR मतलब सिंक्रोनस स्पीड में से यदि हम रोटर की स्पीड घटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम स्लिप। और यदि हमको परसेंटेज स्लिप निकालना है तो इसी डिफरेंस में हम
जो है सिंक्रोनस स्पीड का डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो परसेंटेज स्लिप निकल आएगी। एक होती है रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक तो आप स्टेटर में जो सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे माना इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, तो आपने रोटर को जो स्टेटर को जो सप्लाई दी तो वो तो फिक्स हो गई स्टेटर की, वो कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन रोटर क्या हो रहा है कि रोटर में स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में जो स्टेटर है, रोटर है, वो स्थिर है और ये अपनी हाई स्पीड से घूम रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि इसमें स्लिप जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर, इससे निकाला जाता है रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्टिंग के समय में क्या होता है, स्टार्टिंग के समय में स्लिप की वैल्यू अधिक होती है, स्लिप की वैल्यू अधिक होती है, इस कारण से रोटर की फ्रीक्वेंसी और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाती है, क्योंकि स्लिप की वैल्यू 1 होती है। स्लिप की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि रोटर स्थिर है, रोटर स्थिर है और ये अपनी फुल स्पीड से घूम रहा है आरएमएफ, तो ns माइनस एन आर, तो ये जो हो जाएगी 0 हो जाएगा और जो ns ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। स्लिप की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो होगी वो कम होती जाएगी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्लिप के साथ में, स्पीड बढ़ने के साथ में कम होती जाती है। तो जब इसकी फुल स्पीड पे होगी तो रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम हो जाएगी, 50 हर्ट्ज से कम होते होते लगभग 1-2 हर्ट्ज तक पहुंच जाती है। अब हम देखेंगे कि कितने हमारे टाइप के रोटर होते हैं, जिसके बेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडक्शन मोटर डिजाइन की जाती है। तो पहला जो होता है वो सिंगल केज रोटर होता है। केज का मतलब क्या होता है, केज का मतलब होता है पिंजड़ा। तो एक पिंजड़े के आकार का होता है ये, इसलिए इसको बोला जाता है केज, सिंगल केज। तो ये सिंगल केज एक पिंजड़े के आकार का हमारा रोटर होता है। ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, एक पाइप के जैसे समझ लीजिए आप। इसका जो कोर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है, तो एक पाइप जैसा होता है वैसा ही होता है इसका कोर। उसके ऊपर क्या होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं, स्लॉट्स के अंदर बार्स होते हैं। तो ये बार जो होते हैं कॉपर के भी हो सकते हैं, लेकिन कॉपर महंगा होने के कारण ये एल्यूमिनियम या फिर किसी एलॉय जो होता है, जो आजकल बहुत सारे एलॉयज यूज हो रहे हैं, तो जो एलॉय है उसका कॉपर का हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन कॉपर महंगा है इसलिए एल्यूमिनियम यूज होता है ज़्यादातर, या फिर कोई एलॉय जो होते हैं वो यूज होते हैं। तो उसमें ये कंडक्टर्स हैं जो एक वाइंडिंग के जैसे होते हैं, लेकिन वाइंडिंग जो होती है पतली होती हैं और ये कंडक्टर जो होते हैं मोटे होते हैं। तो यहाँ पे जो कंडक्टर मोटे मोटे यूज कर रहे हैं तो इसी को ये जो है रोबस्ट बनाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि इंडक्शन मोटर जो होती है वो आसानी से बर्न नहीं होती है। इसमें कैपेसिटी जो होती है अधिक होती है, क्योंकि इसमें इतने मोटे मोटे कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो इसकी कैपेसिटी भी क्या होगी, दूसरी जो अन्य मोटर्स हम पढ़ते हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी। इसको शॉर्ट करने के लिए लास्ट में एंड रिंग्स लगाए जाते हैं जो कि कॉपर के बने होते हैं। तो एंड रिंग्स क्या करते हैं, सभी जो बार्स हैं उसको इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट क्यों कर देते हैं, क्योंकि जब फेराडे लॉ से इसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट होगा तो इसमें जब करंट फ्लो कराना है तो इसके सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसी एंड रिंग के माध्यम से हम इसके सर्किट को क्लोज कर देते हैं, जिससे इसमें करंट फ्लो होने लगेगा और यही करंट जो है वो टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण रोटर घूमेगा। तो इसको हम एंड रिंग के द्वारा जोड़ देते हैं जिससे इसमें करंट फ्लो हो सके। थोड़ा सा ये जो बार्स हैं वो स्क्यूड बनाए जाते हैं। स्क्यूड मतलब होता है कि बिल्कुल पैरेलल ना बना के, इसके शाफ्ट के पैरेलल ना बना के थोड़ा सा स्क्यूड नेचर में बनाए जाते हैं, क्योंकि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और एक इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग की प्रॉब्लम होती है कि ये क्या होता है, इसमें रोटर के साथ में स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ में ये जो है कभी कभी मैग्नेटिक लॉकिंग होने के कारण इसको स्टार्ट होने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए जो होता है, इसकी जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं उसको हमेशा ऑड नंबर में रखा जाता है। ऑड नंबर में हमेशा रखा जाता है।
जिससे मैग्नेटिक लॉकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसमें जो होता है एक नुकसान है कि इसमें सभी चीज़ें फिक्स हैं, एंडिंग्स लगा दी, तो अब ये है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया इसका तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे कि एक स्लिप रिंग टाइप का इंडक्शन मोटर होती है, जिसमें एक व्यवस्था ऐसी भी होती है कि यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है रोटर में ऐड कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से हम स्टार्टिंग टॉर्क को कम ज़्यादा कर सकते थे। लेकिन अब इस कंडीशन में जो है सभी चीज़ें फिक्स हैं। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो जो जितने भी केसेस हम पढ़ेंगे अभी उसमें सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क जो है इसका इसी का होता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए जो है डबल केज रोटर बनाया गया। डबल केज रोटर सेम इसके जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन इसमें जो एक रिंग आपको दिखाई दे रही है इसमें डबल रिंग होंगी। ये देखिए इसका साइड व्यू है, तो इसमें डबल रिंग होगी। जैसा ये केस दिखाई दे रहा है ऐसे दो केस होंगे, एक के ऊपर एक कॉन्सेंट्रिकली होंगे। जैसे इस ये जो हमारा एक्सेस है तो इसके ऊपर एक होगा और इसके ऊपर एक होगा। तो इसकी जो पहला केस होता है उसमें जो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम के बार्स लगाए थे, तो वो जो है ब्रास जो है उस मेटल के लगाए जाते हैं, जिसमें आउटर केस जो होता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए और उसका इंडक्टेंस कम हो जाए। तो ऐसे मटेरियल के यहाँ पे बार्स लगाए जाते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और जो एक्सेल है मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कम हो। और इनर जो केस है, इनर केस जो होता है उसमें ऐसे मटेरियल का उपयोग किया जाता है जैसे कॉपर, जिसका रेजिस्टेंस कम हो और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है उसका ज़्यादा हो। तो इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। एक टर्म होता है हमारा एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल होता है जो हमारा इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस जो होता है सर्किट में, एसी सर्किट में इंडक्टेंस जो होता है वो कितना रेजिस्टेंस बना रहा है उसकी जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक्सेल से, और इसका जो यूनिट होती है वो ओम होती है। मतलब ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। तो इसमें एल जो होता है वो हेनरी में होता है। एल की वैल्यू जो होती है इंडक्टेंस वो हेनरी में होती है। यदि एल की वैल्यू में हम 2 पाई एफ का मल्टीप्लाई कर दें, जहाँ पे एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी है, तो हमको एक्सेल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और यही जो टर्म कहलाती है इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या होता है कि यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अधिक होगी, तो क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यदि अधिक होगी तो एक्सेल की वैल्यू भी अधिक होगी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो एक्सेल की वैल्यू भी कम होगी। अब यदि एक और टर्म है जो कि आगे की क्लासेस के लिए काम आएगा हमारे, एक्सी। इसी के जैसा होता है कि एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना। एक्सी जो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 121 2 पाई एफ सी। सी यहाँ पे क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है, जिसकी वैल्यू फैराड में नापी जाती है, और 1 अपॉन कर देने पे ये 2 पाई एफ सी ये हमको एक्सी की वैल्यू देगा, जिसका भी यूनिट जो होता है वो ओम होता है। मतलब एक कैपेसिटर जो सर्किट में लगा हुआ है वो कितना रिएक्टेंस इंपोज कर रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो कहलाता है एक्सी। यदि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अधिक है तो इस केस में एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम है तो एक्सी की वैल्यू अधिक हो जाएगी, क्योंकि ये इसके क्या है, डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर की चीज़ अधिक होगी तो ये ऊपर की वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसा एक्सी यदि कुछ कहीं पे उपयोग होता है तो उसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। तो एक्सेल जो है फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ में बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी कम होने के साथ में कम होगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जब स्टार्टिंग होता है तब जो स्टेटर की फ्रिक्वेंसी होती है रोटर की फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। हमने बताया था आपको कि रोटर की फ्रिक्वेंसी और स्टेटर की फ्रिक्वेंसी एक जैसी होती है, लेकिन रनिंग कंडीशन में जो रोटर की फ्रिक्वेंसी होती है वो s इंटू एफ एस होती है, मतलब कम हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी अधिक होती है और यहाँ पर रोटर की फ्रिक्वेंसी कम होती है। यहाँ पर रोटर की फ्रिक्वेंसी जो होती है अधिक होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में रोटर स्थिर है और जितना भी हमारा फ्लक्स रोटेट कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी उसी की फ्रिक्वेंसी इसके बराबर हो जाएगी, जो कि स्टेटर की फ्रिक्वेंसी है। मतलब 50 हर्ट्ज से दिया तो वो रोटर की फ्रिक्वेंसी भी होगी, स्टेटर की फ्रिक्वेंसी भी होगी।
लेकिन जब वो रनिंग कंडीशन में होगा तब उसमें स्लिप का मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्लिप की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है जैसे ही रनिंग में आती है मोटर। तो स्लिप जो है तो लगभग 1-2 हर्ट्ज जो है इसकी बचेगी। तो इनर केस की कंडीशन में फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, जबकि आउटर केस की कंडीशन में इसकी फ्रिक्वेंसी अधिक रहेगी रोटर की। तो रोटर में देखा जाए तो बाहरी आउटर रिंग जो है उसमें एक्सएल की वैल्यू को क्या किया गया है, एक्सएल की वैल्यू को कम रखा गया है और यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू को अधिक रखा गया है। अब स्टार्टिंग जब होगी मोटर की तो स्टार्टिंग के समय पर रोटर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, रोटर की फ्रिक्वेंसी अधिक होगी। तो रोटर की फ्रिक्वेंसी अधिक होने के कारण, रोटर की फ्रिक्वेंसी जब अधिक होगी तो रोटर की फ्रिक्वेंसी जब अधिक होगी तो अंदर वाला जो सर्किट है, अंदर वाला जो केस है वो हाई रिएक्टेंस मतलब हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जो है, इम्पीडेंस जो है वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हाई जो विरोध है वो करेगा, हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू अधिक है। तो करंट यहाँ पे नहीं जाने देगा, स्टार्टिंग के समय पे यहाँ पे करंट को नहीं जाने देगा क्योंकि इसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत अधिक हो जाएगी हाई फ्रिक्वेंसी पे। और इस सर्किट में क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम है तो फ्रिक्वेंसी अधिक होने के बाद भी जो है कम होने के कारण सर्किट में स्टार्टिंग में करंट जो है वो यहाँ पर फ्लो होगा और यहाँ पे फ्लो होने के साथ साथ इस सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आउटर केस में करंट फ्लो होता है और जैसे ही स्पीड होती है, जैसे ही मोटर घूमना स्टार्ट होती है तो स्लिप की वैल्यू आ जाती है, स्लिप की वैल्यू कम होने लगती है और रोटर की फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो रोटर की फ्रिक्वेंसी कम हो जाने पर, रोटर की फ्रिक्वेंसी कम हो जाने पर ये जो करंट है अंदर वाले केज में शिफ्ट हो जाएगा, अंदर वाले केज में शिफ्ट हो जाएगा। और क्योंकि लो फ्रिक्वेंसीज जब होंगी तो लो फ्रिक्वेंसीज पर एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, इनर जो सर्किल है, इनर सर्किल जो है वो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा करंट को। तो करंट जो है यहाँ से शिफ्ट होकर इसमें आ जाएगा और इसमें फ्लो होने लगेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो यहाँ पर करंट फ्लो होता रहेगा और रनिंग कंडीशन में हमको जो रोटर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम से कम चाहिए होती है। तो अब जो रनिंग कंडीशन है उसमें इनर साइकिल जो है वहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो ऐसे जो है ऑटोमेटिकली करंट जो है वो डबल रोटर केज में शिफ्ट हो जाता है। डबल केज रोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो सिंगल केज रोटर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो ये इससे एडवांस है। तीसरा जो केस पढ़ेंगे हम स्लिप रिंग रोटर, तो वो उसमें जो सबसे अधिक टॉर्क जो है उसी केस में मिलता है हमको। तो जब अधिक टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है तब हम स्लिप रिंग रोटर जो है उसका उपयोग करते हैं। तो इस केस में हमने ये देखा कि जो हमारा रिएक्टेंस होता है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग करंट जो होगा उसको जब रनिंग कंडीशन में होगा तो रनिंग से स्टार्टिंग में फेज शिफ्ट जो केस को शिफ्ट करने के लिए हमारा एक्सेल जिम्मेदार है, जबकि स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हमको रोटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में बाहरी केस में होता है तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है, तो हाई करंट फ्लो होता है। तो हमारे स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जो है वो रेजिस्टेंस जिम्मेदार है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होगी बाहरी केस में तो स्टार्टिंग में जो करंट लाता है वो एक्सेल के कारण बाहरी केस में आता है और जबकि जो शिफ्ट होता है वो भी एक्सेल के कारण होता है। लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो टॉर्क के लिए जिम्मेदार है। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस अधिक चाहिए होता है तो बाहरी केस में हम रेजिस्टेंस अधिक रखते हैं और इनर केस में रनिंग कंडीशन में हमारा रोटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए तो वहां पर हम रेजिस्टेंस को कम रखते हैं। तीसरा जो हमारा केस है वो है हमारा स्लिप रिंग रोटर। ये रोटर का हमारा तीसरा कंस्ट्रक्शन है, उसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग टाइप का रोटर होता है। तो स्लिप रिंग जो होता है उसमें जो वाइंडिंग्स हैं वो बार के फॉर्म में ना होके वो एक नॉर्मल वाइंडिंग जैसी होती है, जैसे स्टेटर में हमारी वाइंडिंग होती है नॉर्मल वायर के फॉर्म में उसकी वाइंडिंग होती है। तो वाउंड रोटर होता है इसका और इसमें एंड बार्स नहीं लगे होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि इसके शाफ्ट पे ऐसे स्लिप रिंग्स बनाए जाते हैं। स्लिप रिंग का मतलब क्या होता है कि जिसपे जैसे ये स्लिप है तो ये यदि ब्रशेस हैं
तो इस पर स्लिप करके इसका कॉन्टैक्ट बना के रखें। तो ऐसी जो रिंग्स हैं इसको बोला जाता है स्लिप रिंग्स। तो ऐसी स्लिप रिंग्स होती हैं शाफ्ट में बनी होती हैं, जो कि यहाँ पर वाइंडिंग्स से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ जो वाइंडिंग्स हैं हमारी, उससे ये जाके कनेक्टेड रहती हैं। तो यहाँ से एक ब्रशेस के माध्यम से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसमें ऐड किया जाता है। ये रेजिस्टेंस जो होते हैं इसके सर्किट को भी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे एंड रिंग्स के केस में हम क्या करते थे, एंड रिंग्स यहाँ पे लगा देते थे, तो वहाँ पे एक तो सर्किट भी कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरा इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे स्टार्टिंग टॉर्क को के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा रोटर का, स्टार्टिंग टॉर्क उतना ही हाई होगा। तो जो स्लिप रिंग टाइप के इंडक्शन मोटर्स होते हैं, इसका स्टार्टिंग टॉर्क सभी बताए हुए रोटर के कंस्ट्रक्शन में सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क जो है इन्हीं में होता है। लेकिन इसमें स्लिप रिंग और ब्रशेस होने के कारण इसका मेंटेनेंस भी अधिक होता है, तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और ये उनकी अपेक्षा महंगे भी आते हैं। लेकिन यदि हमारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसमें हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है, तो स्लिप रिंग टाइप का रोटर ही उपयोग किया जाता है। इसमें स्टार्टिंग में क्या होगा कि रेजिस्टेंस होंगे वो ऐड होंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करके और रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो कर देंगे। ये रेजिस्टेंस जो है दूसरी तरफ स्टार बाइंडिंग में कनेक्टेड हैं, तो स्टार बाइंडिंग में कनेक्टेड होने के कारण ये क्या कर रहे हैं, तीनों वाइंडिंग्स को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होंगे, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते जाएंगे, और स्टार्टिंग में हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, और उसके बाद में लास्ट में हमको जो है रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, कम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। तो उस केस में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो कर देंगे, और ये जो है हमारा स्लिप रिंग टाइप का इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है। इसके अलावा हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हमारा स्टेटर। तो स्टेटर क्या होता है, उसमें योक होता है। योक जो करता है बाहरी मैकेनिकल जो फोर्सेस हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी योक पे हमारी वाइंडिंग्स स्थापित की जाती हैं, और ये स्टेटर जो होता है इसमें टर्मिनल बॉक्स होता है जिसमें 6 टर्मिनल बाहर निकलते हैं। जो हमारे इंडक्शन मोटर्स होती हैं उसमें 6 टर्मिनल बाहर निकलेंगे। इसमें 3 फेज वाइंडिंग जो है यहाँ लगाई जाती है। 3 फेज वाइंडिंग जो होती है मतलब जो 3 फेज को बनाने के लिए हमारी 3 अलग अलग वाइंडिंग्स होंगी, तो 3 फेज वाइंडिंग इसमें स्थापित की जाएगी, जो कि 120 डिग्री के डिफरेंस पर स्थापित की जाती है। मतलब मैकेनिकली उसको 120 डिग्री स्थापित किया जाएगा। जैसे मान लो एक वाइंडिंग यहाँ है तो दूसरी वाइंडिंग यहाँ होगी, तीसरी वाइंडिंग यहाँ होगी, तो ऐसे 120 का डिफरेंस उस वाइंडिंग में होना चाहिए। तो 120 डिग्री इसको जो है उसका डिफरेंस बनाकर यहाँ पर प्लेस किया जाता है। इसमें जो जिस पर वाइंडिंग स्थापित होती है वो कोर होता है, वो लेमिनेटेड होता है, जिससे लॉसेस कम से कम हो। स्टेटर पोल जो होते हैं, स्टेटर के जो पोल पेयर होते हैं वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। मतलब क्योंकि हमारे जो होते हैं एनएस यदि हमको बनाना है तो 3 पोल के हिसाब से, मतलब जो 3 पोल पेयर जो होंगे उसका जो होगा उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, और योक इसका जो होता है मैकेनिकली सपोर्ट करता है इसको। इसमें सभी जो वाइंडिंग्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। मतलब हमारे पास 3 वाइंडिंग के सेट हैं, तो 3 वाइंडिंग के सेट में जितनी भी वाइंडिंग होंगी वो क्या होंगी, सीरीज में कनेक्टेड होंगी। ऐसे करके हमारे पास 3 सेट होते हैं, जो अलग अलग वाइंडिंग्स होती हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। और इसके जो 6 टर्मिनल हैं ये जाके टर्मिनल बॉक्स में बाहर निकलते हैं। मतलब जैसे इसको माने 1 और इसको माने 2 और इसको 3, 4, 5, 6, तो ये 6 टर्मिनल जो होंगे जाके यहाँ टर्मिनल बॉक्स में निकलेंगे। तो उसमें जैसा भी हमको बनाना है, स्टार और डेल्टा जैसे भी कनेक्ट करना है वैसा हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए जैसे स्टार में कनेक्टेड करना है, तो कोई भी चीज़ यदि स्टार में कनेक्टेड है तो आप देखिए कि यदि ये स्टार में यदि किसी चीज़ को कनेक्ट करना है तो इसमें यदि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें किसी भी 3 टर्मिनल जो होंगे, ये 3 टर्मिनल जो होंगे इसको हम आपस में यदि शॉर्ट कर दें और इससे जो है हम सप्लाई इसको दे दें मोटर को, तो ये जो है स्टार में कनेक्टेड हो जाएंगी वाइंडिंग। तो यदि ऐसा हम कर देंगे, इसको शॉर्ट कर दें, ये ऊपर के वाले टर्मिनल जो है इसको शॉर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 1, 3, 5 जो है वो शॉर्ट कर दें, और 4, 5, 6 यदि हम सप्लाई दे दें तो ये जो है वो स्टार में कनेक्टेड हो जाएंगी इसकी वाइंडिंग्स। और यदि हमको डेल्टा में कनेक्टेड करना है तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
1 का कनेक्शन जो है 6 के साथ करना पड़ेगा, 2 का कनेक्शन जो है 3 के साथ करना पड़ेगा, 2 का कनेक्शन 3 के साथ करना पड़ेगा, और 4 का कनेक्शन जो है 5 के साथ करना पड़ेगा ऐसा, और 6 का कनेक्शन जो है वो 1 के साथ करना पड़ेगा। और किन्हीं भी 3 टर्मिनल से हम जो है सप्लाई दे देंगे, चाहे ऊपर वाले या नीचे वाले, तो यहाँ से हम सप्लाई दे देंगे, तो ये कहीं से भी हम 3 सप्लाई दे देंगे, तो ये जो वाइंडिंग्स हैं वो डेल्टा में कनेक्टेड हो जाएंगी। तो ऐसे जो टर्मिनल हैं उसको खाली छोड़ दिया जाता है 6 टर्मिनल को, तो उसको हम स्टार और डेल्टा में अपनी एप्लीकेशंस के हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब आगे जो है हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इंडक्शन मोटर में।